बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐवान में शोर शराबा, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे, पीटीआई अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, सिंध पब्लिक सर्विस बिल की कॉपियां फाड़ दी। आपको बता रहे हैं सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐवान में शोर शराबे का सिलसिला, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे, पीटीआई अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, सिंध पब्लिक सर्विस बिल की कॉपियां फाड़ डाली। सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐवान में शोर शराबा। To introduce the government bill number 9 of 2022, a bill to repeal with certain modifications, reenact the Sindh Public Service Commission Act 1989. The bill is introduced. Now consideration of the government bill number 9 of 2022, a bill to repeal with certain modifications, reenact 89. Yes, Shajil Inam Sahab, you may please move the motion. Madam, I rise to move the motion that the provisions of Rule 99 and 100 of the Rules of Procedure may be dispensed with the government bill number 9 of 2022, a bill to be repealed with the certain modifications, reenact the Sindh Public Service Commission Act 1989 may be taken into consideration by the Assembly at once. The motion is that the provisions of Rule 99 and 100 of the Rules of Procedure may be dispensed with, and the government bill number 9 of 2022, a bill to repeal with certain modifications, reenact the Sindh Public Service Act 1989 may be taken into consideration by the Assembly at once. सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ की जानिब से शोर शराबा, ऐवान में इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे। हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा, आखिर ये शोर शराबा क्यों पेश आया, क्या वजूहात बनी? जनाब, आपका सिंध असम्बली की कार्रवाई का जब आगाज हुआ तो भारत में नामूसे रिसालत की गुस्ताखी के खिलाफ करारदाद पास की गई। सिंध असम्बली के एक साबका मेंबर डॉक्टर सिकंदर महंद्रो, उनके इंतकाल पे खाए तहसीन पेश करने की करारदाद पास हुई, जिसके बाद सिंध असम्बली के ऐवान में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बिल है अमेंडमेंट एक्ट, वो पेश किया गया। 2 साल से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो काम नहीं कर रहा। जैसे ही बिल पेश हुआ तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, जो अरकान मौजूद थे, उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया और ऐवान में शदीद किस्म की नारेबाजी की। हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि ये बिल बहुत ज़रूरी है और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की अदालती अहकामात के बाद काम नहीं कर रहा, और सूबे में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि मुलाजमतों के ख्वाहिशमंद हैं और उनकी उम्र निकलती जा रही है। तो ये कमीशन का बिल जो है बहुत ज़रूरी है। तमाम तहरीक इंसाफ का कारकुनान जो अरकान थे, उन्होंने शोर शराबा जारी रखा, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी, जिसके बाद अब वो ऐवान से वॉकआउट कर गए हैं। जबकि ऐवान के अंदर GDA, MKM पाकिस्तान और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद हैं और इस बिल पर तफसीलन शिक बाशिक जो है तबादला ख्याल किया जा रहा है। हुकूमत इरादा रखती है कि आज ही इस बिल को वो पास करवाएगी। जी ठीक है इक़्तिदार अनवर, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में जारी लोड शेडिंग के हवाले से बात कर लेते हैं। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली गायब रहने लगी। कईयों बाद के मकीन कहते हैं कि पहले बिजली जाती नहीं थी और अब आती नहीं है। शहर में लोड शेडिंग की अबतर सूरत हाल, मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 12 से 15 घंटे तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके कईयुमाबाद में भी कई घंटे की बिजली गायब रहने लगी। लोड शेडिंग के सताए इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली जाने और आने के कोई औकात कार नहीं, रात भर बिजली बंद रहती है, सोना भी मुहाल हो गया। अब लोड शेडिंग जो कभी 2 घंटे की होती है, कभी 6 घंटे की होती है, कभी 8 घंटे की होती है। ऐसे भी दिन होता है कि पूरी रात भी लाइट नहीं होती है। आपको पता है, छोटे छोटे बच्चे घरों में सुबह जाती है घंटा या 1.5, उसके बाद 3:30 बजे जाती है, उसके बाद फिर रात को जाती है, 3 बार जाती है। पहले पानी की किल्लत नहीं थी, अभी पानी की भी किल्लत है। के इलेक्ट्रिक इंतजामिया के मुताबिक शहर में इस वक्त 27 से 2800 मेगावाट बिजली की फराहमी की जा रही है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त के इलेक्ट्रिक को 400 से 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है, जिसके बायस शहर के तमाम तर इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की लोड शेडिंग के आसेब से तिजारती और कारोबारी मराकज़ भी ना बच सके। दिन रात की आंख मचोली ने ताजरों और दुकानदारों को परेशान कर दिया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। रोशनियों के शहर कराची से रोशनियां रूठने लगीं। रिहायशी और तिजारती मराकज़ और मार्केटें भी लोड शेडिंग के आसेब से बच ना सकी। लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट समेत शहर की बेशतर मार्केटें एलानिया और गैर एलानिया बिजली की बंदिश से मुतासिर हैं। दुकानदारों का शिकवा है कि महंगाई के बायस गाहक मुश्किल से आता है और जब बिजली चली जाए तो बिना कुछ खरीदे ही चला जाता है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दिन में ये समझ लें
کہ ہمارے پاس یہاں 3 سے 4 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارے کسٹمر آتے ہیں، ہمیں مشینیں پنکھے چیک کرانے پڑتے ہیں، تو جو ہے لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کسٹمر چیک نہیں کر پاتا اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو کہا ظاہر بات ہے جب تک چیک نہیں کرے گا وہ مطمئن نہیں ہوتا، نہیں لیتا، بولتا ہے اب لائٹ ہے تو چلائیں، اب ہم جنریٹر چلاتے ہیں تو ہمارے یہاں بجٹ نہیں آتا، صحیح ہے نا، پیٹرول آپ کے سامنے ہے۔ دکانداروں کو کہنا ہے کہ بجلی کی بلوں کی پابندی سے ادائیگی کے باوجود کاروباری مراکز میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ 8:30 بجے تک مارکیٹیں بند کرنے کے احکامات کی پابندی سے بھی فکر مند ہیں۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں، مقتول جزلان کے دادا نے گڈھا پولیس پر کیس خراب کرنے کا الزام لگا دیا۔ جزلان کے دادا صابر علی نے وفاقی وزیر داخلہ کو خط لکھ دیا۔ جزلان کے اہل خانہ نے وفاقی وزیر داخلہ سے تحفظ کی درخواست بھی کر دی۔ کیس خراب کرنے پر ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملیر سینئر پولیس آفیسر کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں کہا گیا کہ ملزمان گواہوں کو اہل خانہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ گڈھا پولیس مرکزی ملزم کو بچانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے ملتان سے کراچی آنے والی بہاؤالدین ذکری ایکسپریس میں خاتون سے مبینہ زیادتی کے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں ملتان سے کراچی آنے والی بہاؤالدین ذکری ایکسپریس میں خاتون سے مبینہ زیادتی کا کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے تمام ملزمان عدالت ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ عدالت نے کیس کے تفتیشی آفیسر کو آئندہ سماعت پر چالان پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے متاثرہ خاتون کی ویڈیو بھی برآمد کر کے رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ گرفتار ملزمان میں محمد زاہد، عاقب منیر، زہیب، عامر رضا اور عبدالحفیظ شامل ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، شام میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپسی لانے کا معاملہ۔ پی آئی اے کا خصوصی طیارہ حلب انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ پی آئی اے کا خصوصی طیارہ پاکستانیوں کو لے کر کراچی واپس پہنچے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں، شام میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے معاملے کے حوالے سے پی آئی اے کا خصوصی طیارہ حلب انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گیا ہے۔ پی آئی اے کا خصوصی طیارہ پاکستانیوں کو لے کر کراچی واپس پہنچے گا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سمر عباس سے۔ سمر، بتائیے گا کہ کب تک طیارہ واپس پہنچے گا پاکستان میں؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں اس حوالے سے جو شام میں پھنسے پاکستانی تھے، ان کو جو ہے قومی ایئر لائن کی پرواز لینے کے لیے شام کے حلب انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ چکی ہے۔ یہ پی آئی اے کا خصوصی طیارہ جو ہے جو پاکستانیوں کو لینے کے لیے پہنچا ہے۔ شام میں جو ہے یہ پاکستانی پھنس گئے تھے جنگ کے باعث، جس کی وجہ سے یہ خصوصی پرواز پہنچی ہے اور آج رات کو یہ لے کر کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچیں گے۔ جبکہ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ جو شام میں پھنسے پاکستانی ہیں ان کے لیے خصوصی پرواز چلانے کے احکامات دیے گئے تھے، اور شام میں پاکستان کے سفیر جو ہیں انہوں نے بھی ایک خط لکھا تھا کہ شام میں پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے جو ہے پروازیں شروع کی جائیں، جس پر وفاقی وزیر ہوابازی کی خصوصی ہدایت پر پی آئی اے نے یہ پرواز بھیجی ہے، جو پہلے مرحلے میں دمشق سے بذریعہ بس پاکستانیوں کو حلب منتقل کیا گیا تھا، اور جس کے بعد یہ حلب سے جو ہے یہ طیارہ جو ہے اب ان پاکستانیوں کو لے کر کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے گا۔ جی ٹھیک ہے سمر عباس، بہت شکریہ آپ کا۔ بڑھتا درآمد بل، تجارتی خسارہ اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی روپے کو لے ڈوبی۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر ₹1.51 مہنگا ہو کر $203.86 کی بلند ترین سطح پر چلا گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر ₹2 مہنگا ہو کر $205 کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا۔ روپیہ کمزور، امریکی ڈالر نئی بلندی پر جا پہنچا۔ انٹر بینک میں ڈالر $1.51 مہنگا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر $202.35 سے بڑھ کر نئی بلند ترین سطح $203.86 پر بند ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ایک دن میں روپے کی قدر میں 0.74% کمی ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال 11 ماہ میں تجارتی خسارہ $45 ارب پہنچنے پر روپے پر دباؤ ہے۔ ساتھ ہی بیرونی قرضوں کی ادائیگی پر اسٹیٹ بینک کے ذخائر نومبر 2019 کی کم سطح $9.22 رہ گئے ہیں، جو روپے پر دباؤ بنا رہا ہے۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر $2 مہنگا ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر $203 سے مہنگا ہو کر $205 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو $1 کمی سے $215 اور برطانوی پاؤنڈ $2.5 کمی سے $252 کا ہو گیا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔ وفاقی بجٹ کے بعد سٹاک مارکیٹ میں بھی شدید مندی رہی۔
एक दिन में 100 इंडेक्स में 1134 पॉइंट्स की शदीद मंदी से 41,000 की सतह बरकरार ना रह सकी। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 178 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। नए माली साल के वफाकी बजट के बाद पहले कारोबारी रोज में स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी की लपेट में आ गई। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में शेयर्स की फरोख्त पर 1180 पॉइंट्स की शदीद मंदी हुई और इंडेक्स 40,835 की कम सतह तक गिर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1134 पॉइंट कमी से 40,880 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 178 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। एक दिन में मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,021 अरब रुपए से घटकर 6,843 अरब रुपए रह गई। रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकारों का एतमाद उस वक्त मंदी की तरफ गया जब ये खबरें आईं कि IMF वफाकी बजट से खुश नहीं हुआ और अब आगे चलकर बजट में मजीद तब्दीली होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। जबकि स्टॉक मार्केट में 4 अरब 30 करोड़ रुपए मालियत के 16 करोड़ 30 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। डॉलर महंगा होने पर सोना भी महंगा हो गया है। 1 तोला सोना 650 रुपये महंगा होकर 1,82,800 रुपये पर जा पहुंचा है। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $13 कमी के बाद $1,858 फी औंस तक गिर गया है। दूसरी जानिब मुल्क में डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से सोना महंगा हो गया है, जिससे 1 तोला सोना 650 रुपये महंगा होकर 1,42,800 रुपये और 10 ग्राम सोना 557 रुपये इजाफे के बाद 1,22,428 रुपये का हो गया है। अब आपको बताएं, सिंध का नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम में सूबे के लिए 459 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल सिंध के 1652 नए सूबे और जारी मनसूबे 2506 शामिल किए गए हैं। रिपोर्ट करें इस हवाले से अशरफ खान। सिंध के बजट में मजमूई तौर पर 4,158 मंसूबों पर 332 अरब 15 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। बजट दस्तावेज के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 459 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 329 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 332 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में अजला के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। दस्तावेज के मुताबिक गैर मुल्की फंड से सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 91.50 अरब रुपए शामिल होंगे। दस्तावेज के मुताबिक विफाक से PSDP की मद में 6.02 अरब रुपए मिलेंगे। बजट में 2,506 जारी मंसूबों के लिए 253 अरब रुपए और 1,652 नए मंसूबों के लिए 79 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। सिंध का नया बजट कल पेश किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने नए बजट में रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह में माहाना तनख्वाह 25,000 रुपये बरकरार रखने और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे का फैसला कर लिया है। सिंध हुकूमत आइंदा माली साल का बजट कल पेश करेगी। बजट में रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का फैसला मौखिर करते हुए माहाना तनख्वाह 25,000 रुपये बरकरार रखने का फैसला किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफा किया जाएगा। ग्रेड 16 से 22 तक के मुलाजमीन का एडहोक अलाउंस बुनियादी तनख्वाह में जम किया जाएगा। कन्वीनियंस अलाउंस में 100% इजाफा किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने विफाकी बजट पर तशवीश का इजहार कर दिया। सदर FPCCI इरफान इकबाल का कहना है कि मिनी बजट आते रहेंगे, महंगाई का नया तूफान आने वाला है। फेडरेशन हाउस कराची में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख का कहना था कि बजट में बहुत सारी सिफारिशात को नज़रअंदाज किया गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की बजट तकरीर और 210 सफ़हात पर मुश्तमिल बजट कागजात में तजाद है। जब आपका फाइनेंस बिल आता है ना, तो फिर आपको पता चलता है कि भाई इसमें कहाँ पे खराबियाँ क्या है। जब आप बजट पेश करते हैं तो उसमें तो कोई पता नहीं चलता। तो ये देखिए, जैसे खराबियाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, दोनों मैंने कर दिया, दोनों हैं अच्छे। हम ये जो चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि बेसिकली कई चीज़ों में हमने जिसमें खराबियाँ, हमने तो उसको खराबी को ज़रूर बयान करना है। अच्छाई का भी हमने कह दिया कि जी अच्छा इसमें हमने कर लिया है, लेकिन जो बुराई होगी वो तो हमारा FPCCI का काम है। अपनी बिजनेस कम्युनिटी की हमने नुमाइंदगी करनी है, तो हम वो तो करेंगे भाई। इरफान इकबाल शेख का कहना था कि मिनी बजट हमेशा आते रहते हैं, अब भी यही होगा। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। पहली बात यह है कि 30 और 30 60 रुपये आप पहले बढ़ा चुके हैं, ठीक है, और अब आइंदा जो शुनीद है, जो हमने सुना है, ये 260 तक जाना है, ठीक है। तो ये अगर और बढ़ेगा तो क्या आपके ख्याल है महंगाई का एक तूफान नहीं आएगा? हर चीज़ जो ना उसका तल्लक ऑयल के साथ है, पेट्रोल के साथ है, क्योंकि हर बिजनेस
ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ इसके साथ लिंक करती है, हर चीज़ के ऊपर इसका इफेक्ट आना है। सदर फेडरेशन हाउस का कहना था कि रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस आयद करना ज्यादती है। तहाइफ की सूरत में मिलने वाली प्रॉपर्टी और दीगर पर टैक्स रिलीफ के इकदाम नहीं किए गए, जो काबिल कबूल नहीं। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची में चाइनीज़ बसों के बाद यूरोपीय मयार की इलेक्ट्रिक बसें भी आएंगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने तुर्क कंपनी को कराची में यूरोपीय मयार की इलेक्ट्रिक बसें लाने की पेशकश कर दी है। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की तुर्क कंपनी अलबेराक के डायरेक्टर जमील शिनोजाक से मुलाकात की, जिसमें तुर्क कंपनी को कराची में यूरोपीय मयार की इलेक्ट्रिक बसें लाने की पेशकश की गई। शर्जील मेमन ने कहा कि कराची मेट्रोपॉलिटन शहर है जहां बिजनेस के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, पीपल्स बस सर्विस और येलो लाइन के तहत जदीद BRT सिस्टम की मनसूबाबंदी की है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने तुर्क कंपनी को धावेजी फ्री इकनॉमिक जोन में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की भी दावत दी। मुलाकात के मौके पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख, MD सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड अल्ताफ हुसैन भी मौजूद थे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को असर-ए-नो तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। कमीशन गैर फाल होने से 30,000 से ज़्यादा असामियाँ खाली हैं। कमीशन के चेयरमैन समेत 5 मेंबरान के ओहदे भी खाली हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट 1989 को ख़त्म कर दिया जाएगा। चेयरमैन की तैनाती के इख्तियारात गवर्नर को दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की सिफारिश चेयरमैन की नामजदगी मशरूत होगी। तरमीमी एक्ट आज सिंध असम्बली के इजलास में मंजूर कराया जाएगा। नए एक्ट की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली। कमीशन चेयरमैन और मेंबरान को करप्शन इल्जामात में हटाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के इक़दामात के नतीजे में यूं तो शहर भर में हरियाली को फ़रोग़ हासिल हो रहा है, लेकिन क्लिफ्टन का होश मोहम्मद शेदी पार्क अपनी मिसाल आप बन गया है। रिपोर्ट करें इस हवाले से रिजवान अहमद। बस सिर्फ 1.25 एकड़ मगर फूलों और पौधों की भरमार, कराची की आबो हवा के मुवाफिक सैकड़ों दरख्तों की बहार। ये मनाजिर हैं क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में वाक़े होश मोहम्मद शीदी पार्क के, जिसका तज़किरा करते हुए DG पार्क्स जुनैद खान भी फ़ख्र महसूस करते हैं। ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि वो कराची का एक बेस्ट पार्कों में से एक पार्क है, जो कि लोग जहाँ पे जाते हैं एंटरटेन होते हैं। और ये तकरीबन 6 साल पहले इसका इनॉग्रेशन किया था मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट थे उस वक्त शर्जील मेमन साहब। तो और मुर्तज़ा वहाब साहब जब से आए उन्होंने इसको मज़ीद आगे बढ़ाया। आप देख रहे होंगे कि कराची में वन ऑफ द बेस्ट पार्क है ये। KMC के डिप्टी डायरेक्टर बागात डिस्ट्रिक्ट साउथ नदीम अहमद कहते हैं कि इस पार्क की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं। आज से 6 या 7 साल पहले हमारे मिनिस्टर थे शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। उस वक़्त से लेके अब तक जितना जोबन पे उस वक़्त था, आज भी उतनी ही जोबन पे है। जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हमने लगाए थे जिसमें टिम्बर है, शरब है, माशाल्लाह आज भी वो इसी तरह हरे भरे और फूलों से लदे हुए हैं। पार्क के माली भी यहाँ पेड़ पौधों के लिए अपनी खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं करते। यहाँ पे 12 माली हैं जो 6-7 लोग सुबह में आते हैं और 3 शाम में आते हैं, 2 चौकीदार हैं और इसी तरीके से हम इसकी मेंटेन करते हैं। आप खुद देख रहे हैं कितना खूबसूरत हुआ है। ये है कि हरियाली के लिए, खूबसूरती के लिए, आवाम की सहूलत के लिए जो सफाई सुथराई ट्रालियाँ चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सफाई का ख़ास इंतज़ाम करते हैं। किसके लिए? आवाम के लिए। तो आवाम ये है कि सर बिल्कुल ख़राब ना करे। होश मोहम्मद शीदी पार्क का इफ्तिताह 6 साल कबल उस वक्त के वज़ीर बल्दियात शर्जील इनाम मेमन ने किया था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का भी पार्क में आना जाना लगा रहता है। कौमी असम्बली के हल्का NA 240 कोरंगी 2 पर ज़िमनी इलेक्शन 16 जून को होगा। मज़कूरा नशिस्त MQM के इकबाल मोहम्मद अली और डिप्टी इकबाल के इंतकाल के बायस खाली हुई। 2018 के आम इंतखाबात में इकबाल मोहम्मद अली 61,165 वोट लेकर कामयाब हुए थे। तहरीक लबैक पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ 30,535 वोट लेकर दूसरे नंबर पर और तहरीक इंसाफ के फ़ारूक मंजूर 29,939 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे।